तेजी से चले गए थे। बहरहाल इसलिए कि वो स्टूडेंट्स जरा निकालो रजिस्टर, वापस से स्टार्ट कर दी मैं क्लास। देखो सबसे पहले हमने, इससे कि ये नहीं आएगा तुम्हारा FR1 के अंदर प्रॉब्लम होगा। मैं तो कहता हूँ कि जिनको आती भी है ना बेटा अकाउंट्स, इसी के इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो तुम अपने लिहाज से लिखा करो। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पढ़ी हमने, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन बताई हमने, कौन कौन सी? प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। फिर इसके बाद हम आगे गए तो हमारे पास आया 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस की काइंड बताई आपको, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग को तुमने जो है कैफ 3 में पढ़ना है, उसके अंदर जो है डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, और ट्रेडिंग बिजनेस तुम्हारा पूरा FR1 जो है वो उसमें इंक्लूड होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो आपके सर्विस बिजनेस का कोई अलग से सवाल नहीं है। NPO का एक चैप्टर आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका एक 20 नंबर का एक चैप्टर है। आगे बढ़े थे, इसके बाद तक टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, उसमें एक थी सोल प्रोप्राइटरशिप, एक थी पार्टनरशिप, एक था जॉइंट स्टॉक कंपनी। पूरा FR1 पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स पे बेस करता है। सारा कंपनी अकाउंट्स की तुम्हें जो है फाइनल अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनानी होगी। तो हम इधर सोल प्रोप्राइटरशिप की इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उसी में तुम्हें मैं बता दूंगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास आगे था अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गई थी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसके बाद आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई थी, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, तो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल हो गया। और फिर आगे था एसेट्स, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज सप्लाइड इन 2 ways, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो 3 हेड्स जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने इंशाल्लाह कल कवर करे थे। फिर हमने बात करी थी कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जो पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिलाय करती है, वो आपके 5 हेड्स है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था अल्सर, याद करो हमने पढ़ा था अल्सर, ALCER। वो मेडिकल लैंग्वेज में जो ना वो यू से आता है, इसको ए से कर दिया। A स्टैंड फॉर एसेट्स, L स्टैंड फॉर लायबिलिटीज, C स्टैंड फॉर कैपिटल, E स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर के अंदर भी जो एक तुम्हारा ऑफिशियल पूरा चैप्टर है, तो उसके लिए भी तो डबल एंट्रीज तुम्हारी बड़ी पक्की होनी चाहिए। जो हम पहला जब बेसिक कंप्लीट करके जब हम ऑफिशियल पहले चैप्टर पाएंगे, तो मैं सबसे पहला चैप्टर करेक्शन ऑफ एरर ही करवाऊंगा। तो उसके अंदर जिनको अकाउंटिंग आती भी है, वो इतना खतरनाक चैप्टर है जिसके अंदर सारे करेक्शन ऑफ एरर्स हैं। और ये वो कोई वो A लेवल्स वाला या O लेवल्स वाला इंटर वाला तो है नहीं, इसके अंदर तो आपके अकाउंटिंग के एरर्स बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं। बहरहाल ये एसेट्स को हमने फिर डिटेल में पढ़ा था, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। फिर उसको 2 काइंड्स बता दी थी आपको, एक बताए थे टेंजिबल और एक बताते थे इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या है, जो कि देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और इनटेंजिबल में आपके गुडविल आ गई, कॉपीराइट्स वगैरह आ गए। फिर टेंजिबल एसेट को सब डिवाइड करा था 2 में, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपलें लिखी थी बच्चे, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट, मोटर व्हीकल, प्रीमिसेस, गुड बच्चे। और करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, याद है सबको? रिकॉल करा है, वापस से देख के आए थे। अब जरा आज की क्लास तो लाजमी करना, इसलिए कि आज हम इंशाल्लाह डबल एंट्रीज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आगे देखो, फिर लायबिलिटीज को हमने लिखा था, देखना जरा, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज, ये कल करवा दिया था ना। और बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज 2 टाइप्स की थी मेरे ख्याल से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में बैंक लोन लिख दिया था, मोर्गेज लिख दिया था, लोन नोट्स। और करंट लायबिलिटीज में आपने एक बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा था, याद है? फिर आपने लिखा था इसके अंदर अकाउंट्स पेबल यानी क्रेडिटर्स लिखा था, अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूवल्स। आगे बहुत मर्तबा ये बार बार जो है रिपीट होगा। इसके बाद आगे बढ़े थे फर्दर, बस एसेट्स को टाइप्स, काइंड वगैरह से कर लिया, लायबिलिटीज कर लिया। कैपिटल की हेडिंग डालो,
कैपिटल की कोई आपके पास टाइप्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन वही वाली लिख दो ताकि तुम्हारे नोट्स के अंदर एक तुम्हारे पास सब क्लियर हो जाए। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कोई टाइप नहीं है, कोई काइंड नहीं है। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोई टाइप वगैरह नहीं है बेटा। एक्सपेंसेस की हेडिंग डालो। एक्सपेंसेस की हेडिंग डालोगे, लिखोगे कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर इट्स रेवेन्यू जनरेशन। जो कॉस्ट लगाई जाती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर इट्स रेवेन्यू जनरेशन is called expenses. बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ते हैं। वो एक्सपेंसेस इनकर्ड नहीं करोगे तो आपका बिजनेस भी रन नहीं हो सकता। एक सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस है, वो सुबह दुकान खोलता है, चलो भाई दुकान खोल ली, सारी साफ सुथराई करी, गुड्स भी खरीदने खुद जा रहा है, कस्टमर से भी डील खुद कर रहा है, किसी कस्टमर ने चेक दिया तो अब बैंक में पैसे भी जमा करवाने खुद जा रहा है, दुकान बार बार बंद करके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो हर काम नहीं कर सकता, ना चाहते हुए भी एक दो जो है उसको सेल्समैन और अपने हेल्पिंग स्टाफ रखना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता। आपके शॉप खरीदने के पैसे नहीं है, आपने रेंट पे जो है शॉप लेनी पड़ेगी। जब शॉप ओपन होगी तो लाइटें जलेंगी, लाइटें कंज्यूम होगी तो डेफिनेटली उसका बिल जनरेट होगा। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है अगर तुम दिमाग लगाओ, ये हमारे पढ़ने के हिसाब से वो कभी भी मेरे ख्याल से फॉरसीएबल, हमेशा पूरी जिंदगी देने। यूटिलिटी बिल्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफा दे दिया और जान छूट गई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत बड़ा एक्सपेंस है, मेंटेनेंस होती रहती है, बार बार चीजें खराब होती रहती हैं घर में, बिजनेस में। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, गुड्स आएंगे, जितने का भी ट्रांसपोर्टेशन हो वो इनकर्ड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरीज, ये बार बार पता नहीं कितनी मर्तबा तुम्हें ये एक्सपेंसेस दिखेंगे। जो मेन जो है रेंट एक्सपेंस, सैलरीज, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यूटिलिटी बिल के अंदर सारे बिल्स के लिए यूटिलिटी बिल का टाइटल रखते हैं। इसमें लाइट का भी आ गया, गैस का भी आ गया, वाटर सेवरेज वगैरह सब कुछ यूटिलिटी बिल के अंदर आता है टाइटल में, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस, वेजेस, रिपेयर एंड नेक्स्ट लिखो। आवाज नहीं आ रही क्या? कम आ रही है? चलो रेवेन्यूज की हेडिंग डालो, रेवेन्यूज की हेडिंग डालो। ये एक्सपेंसेस की टाइप होती है, काइंड होती है, लेकिन वो आगे हम जब डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे उस वक्त बताएंगे। रेवेन्यूज की हेडिंग डालो। Revenues are generated from the sales of goods. बिजनेस की रेवेन्यू किस तरह जनरेट होती है? रेवेन्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडेड सर्विसेज।
दो तरीकों से ही आपकी जो है रेवेन्यू जनरेट की जाती है बस। रेवेन्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडेड सर्विसेज। इसमें आप लिख लीजिएगा सेल्स, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। सेल्स क्या है? कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, ये सब रेवेन्यूज के अंदर जो है आप लिख दीजिएगा। सेल्स, कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, इंटरेस्ट इनकम। बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था बिजनेस में, बैंक में रखवा दिया, सेविंग सर्टिफिकेट डिपॉजिट अकाउंट में, तो उससे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। दो बिल्डिंगें थी, एक बिल्डिंग रेंट पे दे दी, रेंट इनकम सारे रेवेन्यूज के अंदर आएगा। ये पांचों हेड्स के अंदर ये डिफरेंशिएट अगर तुम्हें बेहतरीन तरीके से आ गया ना, तुम्हारी डबल एंट्रीज स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखो, रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली बात, आपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग ना भी पढ़ी हो, उनको एक चीज तो बहुत अच्छी तरह पता होगी कि बार बार सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट एक वर्ड यूज करते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली बात यह है कि इस डेबिट और क्रेडिट की कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसके ये दो कॉलम्स के नाम है। द एक्सट्रीम राइट कॉलम ऑफ योर जर्नल इज कॉल्ड क्रेडिट एंड द ऑपोजिट ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट। दो कॉलम्स के नाम है। जिसने भी पढ़ा है कि इंक्रीज और डिक्रीज तो बिल्कुल गलत है। उससे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर इंटर कॉमर्स के अंदर जाहिर सी बात है उसको रट्टा लगवाना था, तो इसलिए उसको करने के लिए कि डेबिट मतलब इंक्रीज कर लो, हालांकि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो रूल सब पे सेम अप्लाई नहीं होता। अगर वो पांचों हेड्स पे लग रहा होता तो हम कह सकते थे। क्या मतलब सर? एक कॉलम का नाम है डेबिट और एक कॉलम का नाम है क्रेडिट। अब जरा चीजों को समझते जाना। नंबर वन बात, जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास होगी तो आप सब इंक्लूडिंग मी, हम सब किसी ट्रेडिंग बिजनेस के एज एन अकाउंटेंट हैं। वी आर नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर समझ के अकाउंटिंग करोगे, हमेशा उल्टी करोगे, ऑपोजिट करोगे। जब भी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास लेने बैठो तो अपने आप को एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट तस्वुर करना, किसी बिजनेस का, टेक्सटाइल मिल का, गारमेंट्स का। जब फाइनेंशियल FAR 1 हो, FAR 2 हो, अपने आप को फाइनेंशियल अकाउंटेंट समझना किसी कंपनी का। अब उसके लिहाज से जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी और साथ स्टूडेंट भी, रूल क्या बनाया, जो एसेट्स हैं, जो पहला हेड था अल्सर के अंदर, मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा ताकि याद जल्दी हो जाए। एसेट्स और एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने क्या रूल बनाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद भी होंगे कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे बिजनेस में तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो, और जब भी एसेट्स डिक्रीज होंगे तो यू हैव टू सपोज टू राइट इन क्रेडिट साइड। इसमें मैंने एरो भी डाल दिया है ताकि याद हो जाए, बाद में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखना, पहली मर्तबा लिख दो। सेम रूल एक्सपेंसेस के लिए भी है। अल्सर इधर नहीं लिखा है मैंने, एसेट के साथ एक्सपेंसेस कर दिया है, इसके लिए भी सेम रूल है बच्चे। Whenever expenses increases in the business, you have to suppose to write in debit side
और जब भी बिजनेस के एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। इन दोनों के लिए सेम रूल है बच्चों, इन दोनों के लिए सेम रूल है, यूं ही याद करना। जब मैं रूल्स पूछूं तो तुम एक साथ बताना, अलग अलग नहीं बताना। whenever asset and expenses increases in the business, debit record. whenever asset and expenses decreases in the business, credit record, ताकि जल्दी याद हो जाएगा। ये रट्टा लगाना है भाई, बिल्कुल जैसे मेरे ख्याल से हम सब ने जितना भी मैथ्स पढ़ा है चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जमात में, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला इनिशियल मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी का द होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से दादा वादा को भी आता होगा, ये सबसे आसान, a प्लस बी का द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, याद है ना? चाहे पूरा मैथ्स आता हो या ना आता हो, ये फॉर्मूला शायद सबको आता है, इसलिए एग्जांपल इधर इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल जैसा नसों में घुस गया ना ये, जैसे याद है किसी को प्रूफ का भी नहीं पता कि कैसे बस होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, एक और भी होता था मुझे याद पड़ता है, शायद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से याद था ना, इस रूल्स को भी याद करना पड़ेगा। बाकी आगे आपके पास लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज, इन सब के लिए बच्चों ऑपोजिट रूल है। व्हेनेवर लाइबिलिटीज इंक्रीजेस इन द बिजनेस, जब भी बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, यू हैव टू राइट इन द क्रेडिट्स कॉलम। और जब भी ओनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो भी आपको क्रेडिट में लिखना है। और जब भी बिजनेस की रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, इन तीनों के लिए सेम रूल है। और जब लाइबिलिटीज, बिजनेस की लाइबिलिटी, किसी के पेमेंट आपने कर दी, किसी का डेट का मतलब उधार वापस कर दिया, तो डेबिट रिकॉर्ड में करोगे। तुम्हारा कैपिटल, ओनर का कैपिटल अगर डिक्रीज हो गया तो डेबिट में लिखोगे। और जब भी रेवेन्यूज डिक्रीज होंगी, इन तीनों के लिए सेम रूल है। और ऊपर दो एसेट और एक्सपेंसेस के लिए रूल सेम है। पढ़ोगे किस तरह से, याद कैसे करोगे? व्हेनेवर एसेट्स and expenses increases in the business, debit record. Whenever assets and expenses decreases in the business, credit record. Whenever liabilities, capital and revenues increases in the business, credit record. Whenever liabilities, capital, revenues decreases in the business, debit record. नेक्स्ट एक चीज लिख लो, डबल एंट्री सिस्टम। फिर अकाउंट एंट्री स्टार्ट करते हैं। हैंड आउट निकाल लो जरा अपने। कॉलम्स की नेम, दे आर ओनली द टू कॉलम्स नेम। देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा हैंड आउट नहीं मिले? किस किस को हैंड आउट नहीं मिला? कल तो दिए थे भाई सारे में, जरा बनवा दो जरा जल्दी से। अभी ये साथ रख के जरा देख लो। डबल एंट्री सिस्टम की हेडिंग डालो। डबल एंट्री सिस्टम की हेडिंग डालो जरा। डबल एंट्री सिस्टम लिखना बच्चा। इन डबल एंट्री सिस्टम, in double entry system, every debit must equal to every credit. In double entry system, every debit must equal to every credit.
सवाल एक ऐसा उठाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी जो है ना इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। हैंडआउट जिसके पास है वो साथ थोड़ा सा रख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, आगा स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 जिनको आती है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती है जरा देखिएगा, ये पहले कॉपी कर लो। कर लिया बेटा? अब जरा देखो, इसकी डबल एंट्रीज बनानी है। हम मिस्टर आगा ने जो बिजनेस स्टार्ट करा है, हम मिस्टर आगा के एज अ अकाउंटेंट है। क्या है भाई? और ये मैं तुम्हारे सामने जो है रूल्स इधर जो है छोटे करके लिख रहा हूं। इस तरह के शुरू में वेरी फर्स्ट 2-4 क्लासेस के अंदर हमें सामने रूल्स रखने पड़ेंगे। इधर लिख देता हूं, एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट रिकॉर्ड, एसेट और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड, लाइबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट रिकॉर्ड, लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज जब भी डिक्रीज होंगे तो डेबिट रिकॉर्ड। पहला सवाल है जरा प्रॉपर वे में, मिस्टर आगा हम डबल एंट्रीज बना रहे हैं जिसका नाम है जनरल, पहले का नाम जी से है फिर जे है, जनरल जर्नल एंट्रीज, जिसको माशाल्लाह हमारे वाले जनरल जनरल बोलते हैं, जे जनरल जर्नल एंट्रीज, आम रजिस्टर की एंट्रीज। जनरल का मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आम, और जर्नल टेक आउट योर जर्नल्स, तो ये रजिस्टर है। मिस्टर आगा जर्नल एंट्रीज, और अगर कोई मंथ पर्टिकुलर दिया हुआ है तो डाल दिया। देखो तुम्हें FAR1 के अंदर जितने भी कोई भी IAS पढ़ लो, मेरे ख्याल से सब में डबल एंट्रीज हैं। इसके बगैर तुम्हारा चारा ही नहीं है बेटा, ये सीखना ही पड़ेगा एट लास्ट। और वो रूल्स लगे होंगे उस वक्त आपको इसके समझाते हैं। अभी जरा आप लोगों को दिख रहा है इधर बेटा? बहुत कॉर्नर पे तो नहीं हो गया? दिख रहा है? ये दे दो जरा हैंड आउट। सबसे पहले इधर आपके पास आ गया डेट, ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर्स, इधर एक और कॉलम बनता है पोस्ट रेफरेंस, ये आ गया आपके पास डेबिट, ये आ गया आपके पास क्रेडिट। हम मिस्टर आगा के एज अ अकाउंटेंट है भाई। पहली ट्रांजैक्शन जरा पढ़ोगे मिस्टर आगा वाली? मिस्टर आगा जो है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, वो क्या कैश लेकर आए कितना? अब मुझे बताओ, जो ये कैश है, कैश क्या चीज है बेटा? एसेट है। अब पहले सबसे पहले स्टेप नंबर 1 तुम्हें देखना है कि इन पांचों हेड में से लाजमी हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई एक दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि तुमने आगा जो है वो कैश लेकर आए, कैश की नेचर है एसेट, नेचर की बात करूं तो ये 5 हेड्स की बात कर रहा हूं। कैश की नेचर एसेट, और बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अब इधर सारे स्टूडेंट जरा देखिएगा, एज पर रूल सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है और उसी की टाइटल से। नेक्स्ट देखो, कैश कितना लेकर आए? 5 लाख ना। हम मिस्टर आगा के अकाउंटेंट हैं, बिजनेस में एसेट आया, कैश आया, कैश की नेचर एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ तो कहां लिखा? डेबिट में लिखा। और कुछ लेकर आएंगे? सिर्फ यही आया कैश। कौन लेकर आए? मिस्टर आगा। हु इज मिस्टर आगा? ओनर ऑफ द
रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। एक और बड़े मजे की बात बताऊं, जब डेबिट रिकॉर्ड कर लो ना, सारा फोकस क्रेडिट पे करना, लाजमी कोई क्रेडिट होगा। जब तुम डेबिट तुम्हें पता चल जाए, अपना सारा फोकस क्रेडिट पे जरूर करना। अभी स्टार्टिंग में तुम ये इसको जरूर बना लेना, एसेट इंक्रीज हुआ मैंने डेबिट में लिख दिया। कभी जिंदगी में कोई ऐसी एंट्री नहीं होगी जिसमें इस जो है रूल्स की वायलेशन हो रही हो, कभी भी नहीं, नेवर एवर। एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट रिकॉर्ड, कौन लेकर आया? आगा। तो आगा जो पैसे लेकर आया वो कहलाता है रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अच्छा, रूल के लिहाज से देखो, सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है और वेरी नेक्स्ट लाइन, कोई लाइन वाइन नहीं छोड़ते पेपर वेपर में, हाँ भाई, फौरन ही। और कुछ जगह छोड़ के, तकरीबन 4-5 जो है वर्ड्स की जगह छोड़ के ये रूल है, आपने लिख दिया कैपिटल। अभी जरा गौर से सुनना, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ये आपने इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी, पेपर में भी कर देना, लाइन वाइन ना छोड़ना, बार बार बोल रहा हूं। डेबिट और क्रेडिट में लाइन ड्रॉ नहीं होगी, सिर्फ पर्टिकुलर में होगी, ताकि जरा डिस्टिंग्विश हो जाए। नहीं है, पूरे सीए के अंदर नरेशन नहीं है मेरा बेटा, बल्कि इवन मतलब वो लिखा होता है साफ कि नरेशन लिखनी नहीं है। अच्छा, इधर एक और चीज देखो, जरा रूल्स के लिहाज से बताओ, एसेट इंक्रीज हुआ बोलो, और कैपिटल। जो पहला सवाल बना रहे हो सब रूल साथ लिखते जाओगे, 3-4 सवाल तक बनाएंगे। नंबर क्या 1 है या कोई डेट दी हुई है? 1 लिख दिया हमने, डेट में ये 1 लिख दिया। सेकंड पढ़ना जरा, हर काम हम मिस्टर आगा के कहने पे करेंगे। मिस्टर आगा ने बोला एक बैंक अकाउंट खुलवाओ, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाया। बैंक की नेचर बेटा एसेट, साथ साथ जो अगर ना लिखा हो तो पीछे जो हमने लिखा है उसको अपडेट करते रहना। बैंक की नेचर एसेट, बैंक में पैसा जमा करवाया है तो बैंक बढ़ गया, बिजनेस का बैंक अकाउंट है। बार बार बोल रहा हूं, कितना अमाउंट? 20। बेटा वो हमने सेफ से ही निकाल के भेजे, हर एक पैसे की जिम्मेदारी अकाउंटेंट यानी हम पर है। बॉस ने इंटरकॉम किया कि यार करीबी किसी ब्रांच में जाके बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करवा कर आओ। तुमने बिजनेस का बैंक अकाउंट बाहर ही किसी करीबी ब्रांच में जाके ओपन करवाया, तो बैंक आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन आपके पास से सेफ में से क्या चले गए? रूल सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, कोई बताएगा क्या रूल अप्लाई हुआ है? एक एसेट इंक्रीज हुआ, वेरी गुड बेटा, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ है। कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? बैंक अकाउंट बढ़ गया, और हमारे सेफ से जहां पे सारे पैसे रखता है कौन? कैशियर, अकाउंटेंट, उधर से 20,000 रुपए चले गए। हर काम हम बॉस के कहने पे करेंगे, ये एंट्री नंबर थी 2। फिर कह रहा हूं, अगर स्टेप वाइज समझो, अगर वेरी फर्स्ट टाइम डबल एंट्रीज बना रहे हो, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आइडेंटिफाई करना, ये सबसे मुश्किल काम है, कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर जब पता चल गया वो एसेट है या एक्सपेंस है या लायबिलिटी, इसको सॉर्ट आउट करना। जब ये पता चल गया, फिर सेकंड स्टेप, वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसको इतनी तेजी से करना है, इतनी तेजी से, और हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ट्रांजैक्शन पढ़ते रहे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। डायरेक्टली बनाना, कोई लाइनें वाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो पहला सवाल है, तो जरा प्रॉपर वे में कर रहा हूँ। हाँ, FAR 1 के अंदर जितने भी डबल एंट्रीज बनाओ, सब में लाइनें वगैरह बना देना, बिल्कुल ऐसा रफ काम भी ना करना। एक और बात कह रहा हूँ, अच्छी लगे तो समझ लेना, पूरे सेशन में जितना खराब काम रजिस्टर में रफ करोगे, ऐसा ही परफॉर्म पेपर में करके आओगे। एक स्टूडेंट है, मैं इसको हमेशा पूरे सेशन बोलता रहा, उसकी इतनी गंदी राइटिंग थी कि उसको खुद भी नहीं समझ में आता था, इतनी खराब। सर वो फेयर पेपर में अच्छी करूंगा ना, उस दिन अचानक अलग से हाथ थोड़ी निकलेंगे। ऐसे ही गंदा परफॉर्म करके आया, कुछ इतना डर्टी काम यार,
आप अभी से प्रॉपर वे में काम करने की आदत डालो। आगे आपके एमएफए है, कॉस्टिंग है, लिखने का तो काम है ही, सारा मैनुअल पेपर है, कोई एसी से तो कर नहीं रहे हो कि इसमें सारा के सारा जो है सीबी हो गया है। तुम्हें तो भाई बहुत ही अच्छा प्रॉपर वे में और ऐसा काम करना है, सारा ब्लैक पेन से लिखना है, पता चले डिफरेंशिएट हो। इतना कंजस्टेड कभी कोई लिखता है कि समझ ही नहीं आ रहा होता। तो ये कोई समझाने की चीज नहीं, वो आप खुद देखो कि वो किस तरह से बेटर दिख रही है। मेरे पास तो कॉपी आए तो मैं तो ना करूं कभी भी, मेरे समझ में नहीं आया, इतना फोर्सफुली देखना पड़ रहा है क्या लिखा है, सवाल का नंबर सही नहीं लिखते, आधी चीजें तो मैं बोलता हूँ इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन बच्चा फॉर ग्रांटेड लेता है, हाँ ना यार हो जाता हो। फिर आके पूछा सर ये मैंने कर लेता, अगर मैंने ये वर्किंग करी होती शायद 48 पे पूछ रहा है, ये अगर वर्किंग बना लेता तो ऐसा रिग्रेट करते क्यों, बना के आ जाते फिर देख लेते। इतना डायरेक्ट काम भी नहीं करो, मैं तो नहीं कहूँ, कभी रेकमेंड नहीं करता भाई। हमारे टीचर हमसे बोलते थे आपकी आंसर कॉपी आपके बिहाफ पे बोले, आपकी विटनेस दे कि मेरे जो स्टूडेंट है या जो मेरा जो पर्सन है उसकी इतनी इनफ नॉलेज है कि इसको सब समझ में आता है। और अगर तुम्हारी आंसर स्क्रिप्ट में ऐसा दम नहीं है, इस क्वालिफिकेशन में बार बार रहते रहोगे। याद रख लेना मेरी बात। आंसर स्क्रिप्ट बनाई ना, अब तुम एक नजर जरा देखो उसको पूरा, खुद देख देख के परेशान हो रहा है, ये क्या लिखा है मैंने, तो खुद सोच लो, जब खुद परेशान हो रहा है तो वो वाला तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान रहेगा। हाँ, जिससे आपको खुद फ्रूटफुल लग रहा है भाई यार, हाँ ये देखो इस तरह से प्रेजेंटेशन। कितने बच्चे टीचरों से पूछते हैं सर ये डायरेक्ट कर दें, अब तो खैर लिखा हुआ आता है कि भाई इसकी कैलकुलेशन दिखा के दिखाना, लिखा होता है। रिग्रेट फिर बाद में ही रखो कि यार ये कर लेता तो शायद निकल जाता। तो ये आप लोगों से क्या है, हाँ बहुत ज्यादा बना सवार के नहीं बोल रहा, इसी का है ही एक पेन का तो बचता ही नहीं है। एक एसेट इंक्रीज हुआ, पहली एंट्री में एक एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हुआ, रूल सामने देख सकते हो, वॉयलेशन नहीं होगी, कोई भी चीज से पूछनी हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। थर्ड एंट्री पढ़ लेना जरा, पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट पे करा है, जरा मुझे बताओ पेड का मतलब है क्योंकि एक्सपेंस पे करा है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं, पूरा टाइटल लिखना है भाई, कोई जरूरत नहीं है सिर्फ रेंट लिखने की। मुझे भी पता है ए लेवल्स और ए लेवल्स में रेंट लिख दिया, रेंट एक्सपेंस पूरा लिखो भाई, एक्सपेंस लिख देना, कितना रेंट दिया है, बस बॉस ने बोला इनको चेक बना के दे दो, हर काम हम बॉस के कहने पर करते हैं, तो जब हम चेक बना के देंगे तो वो कहां से ले लेगा पैसे, जाकर बैंक से। तो एक जरा रूल्स के लिहाज से बताना, एक एक्सपेंस हमारा और एक एसेट हमारा डिक्रीज हुआ। समझा नहीं मैं बात, वो बोल रहे बैंक की जगह चेक की जगह कैश नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत, चेक लिखा है ना, तुम मुझे चेक तो अलग होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वो सेफ से निकाल के दिए तुमने मुझे पैसे। अभी जो तुम मुझसे एंट्री पूछ रहे हो, अगर कैश पे लिखा होता तो सेफ से निकाल के दिए, तो फिर एंट्री क्या बनती, रेंट एक्सपेंस डेबिट। आप लोगों को क्लियर है बेटा गर्ल्स में, अभी क्या लिखा हुआ है बेटा, आपके पास पैसे नहीं है तो आपने मुझे अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट का चेक बना के दिया है ना, चेक लिखा है ना, क्या लिखा है, तो बैंक जाएगा ना। जब भी चेक लिखा होगा तो क्या किसको क्रेडिट करोगे, बैंक को, बस ये है बात, समझ में आ रही बात। और जब भी चेक रिसीव होगा तो बैंक डेबिट करोगे, जब भी चेक रिसीव्ड होगा, ये चेक जो मिलेगा, कोई कस्टमर ने चेक दिया, वो चेक कहां पे जमा होगा,
अल्टीमेट बैंक में जमा होगा ना, ये अब्बू कर देंगे कैश, अब्बू के पास है ऐसी ताकत, घर से तो कैश नहीं हो सकता है ना, बैंक अकाउंट में डलवाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, यानी जब भी चेक लिखा हुआ आएगा बैंक ही क्रेडिट होगा, आप कैश नहीं लिख सकते, गलत मिलेगा। हाँ बेटा कोई सवाल पूछ लो। नेक्स्ट तुम पढ़ो एंट्री जरा। अच्छा ये एक एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? राजीव, जरा पढ़ो फोर्थ वाली। अब आया मसला भाई, मिस्टर आगा ने बिजनेस स्टार्ट करा, मिस्टर आगा ने 5 लाख रुपए लाके हमें दिए, हमने सेफ में रख दिए। अगले दिन मिस्टर आगा ने एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया, चलो भाई जो हमने शॉप ओपन करी है उसका रेंट दे दिया। मिस्टर आगा बोल भाई बिजनेस भी तो स्टार्ट करो। समझ लो, समझाने के लिए मिस्टर आगा ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार स्टार्ट करा है। अब मिस्टर आगा गए हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है खरीद के लाए होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, जैसे हायर से, डॉलन से, ग्री से, जितनी भी कंपनीज है उससे हमने गुड्स खरीदे। याद रख लो इधर सारे स्टूडेंट देखना, परचेजेस ना गुड्स लिखोगे कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं, बाद में फिर मैं जो है स्मॉल लेटर से लिख दूंगा। अभी ये पहला सवाल है साफ सुथरा, परचेजेस। पेपर में परचेज मत लिखना, नंबर कटेंगे। परचेज का मतलब खरीदना, परचेजेस ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी हो गई, परचेजेस। और आगे लिख लेना परचेजेस यानी गुड्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट गुड्स लिख देते हैं, नंबर कटेंगे। गुड्स वुड्स कुछ नहीं डेबिट होता, परचेजेस। हाँ ये इसका मतलब है कि जो आपने गुड्स फॉर रीसेल, वो तमाम चीजें जो आपने बेचने के लिए खरीदी है, ये गुड्स जितने भी खरीदे कितने के लिए जरा बताना? 2 लाख रुपए के लिए। कैश पे लिए जरा देखो, कैश लिखा हुआ है जरा देखो। तो आपके पास से अब जरा एक सारे स्टूडेंट जरा गौर से सुनना, ये परचेजेस को फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी एसेट कह रहा हूं, यानी जो गुड्स खरीदे ना तुम्हारे वो एसेट है। वैसे इसकी नेचर एसेट नहीं होती, इसकी नेचर एक्सपेंस होती है। वेरी गुड बेटा, लेकिन ये थोड़े से अपर लेवल की बात है, बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको एसेट लिख दो। जो आपने गुड्स यानी एसी खरीदे, फ्रिज लिए, स्प्लिट लिए, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। सारे आके शेल्फ में आपने सारे एसी, स्प्लिट वगैरह सब डिस्प्ले पे रख दिए। क्यों रखे भाई? बेचने के लिए। क्यों रखे? इधर इन्वेंट्री का नाम नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी उसी इन्वेंट्री को मैं परचेजेस बोल रहा हूं, सही है। यही गुड्स यानी यही परचेजेस साल के आखिर में जाके क्या बन जाती है? इन्वेंट्री बन जाती है। क्या बन जाती है? जिसको इधर इन्वेंट्री का नाम नहीं आता, इधर क्या नाम आता है? स्टॉक। क्या नाम आता है? और उस स्टॉक की नेचर क्या होती है? एसेट होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। अभी जरा समझने के लिए फॉर द टाइमिंग कि जिस चीज का हमने कारोबार करा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हो माल, कि दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है, वो जो गुड्स है वो लाखों रुपए के होते हैं। तो अभी सिर्फ समझाने के लिए जरा फॉर द टाइमिंग एसेट लिख दिया है। 99% पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज होता है, सही है। जब परपेचुअल पे आएगा तो बोलेगा, फिर जाके मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिखेगा बच्चे, FAR 1 के अंदर आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखोगे तुम्हें इन्वेंटरी वैल्यूएशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, फिफ्थ के अंदर आओ। एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक एसेट डिक्रीज हो गया, चलो अच्छी बात है। जरा जो जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनसे जरा आप एक ट्रांजैक्शन पढ़े, फिफ्थ वाली, परचेज गुड्स फ्रॉम बलूच। इन दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क यह है कि ये जो गुड्स खरीदी थी ये कैश पे ली थी, और फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स तो जरूर खरीदी है, लेकिन आपके पास नाम लिखा हुआ आ गया है। कभी कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा, कभी किसी बंदे का नाम लिखा हुआ आएगा, तो यानी फॉरन ट्रीट कर लेना, ऑन क्रेडिट है। आगे लिख लेना, सारे अपने हैंडआउट पे लिखते जाओ साथ साथ। फ्रॉम बलोच का मतलब है ऑन क्रेडिट। सर इसने लिखा नहीं है, यह अजम्पशन लेना पड़ता है। और जब आपने गुड्स खरीदे, पैसे नहीं दिए, लाजमी कुछ दिनों बाद दोगे, तो ऐसे पैसे जो कुछ दिनों बाद देने हो तो क्या कहलाते हैं? आगे
कंपनी का नाम, पर्सन का नाम लिखना कंपलसरी है, पेपर में नहीं लिखोगे 0 देगा। सर क्यों? 4 सप्लायर से एक साथ माल खरीद रहे हो, मिस्टर ए से, मिस्टर बी से, मिस्टर सी से, मिस्टर डी से। तुमने डिस्टिंग्विश ही नहीं करा कि किससे कितने का माल लिया है, चारों एक साथ आ गए, कैसे पता चलेगा किसको कितनी पेमेंट करनी है? कस्टमर्स के नाम लिखना भी जरूरी है, चाहे वो कंपनी हो या कस्टमर्स हो इंडिविजुअल, और सप्लायर के नाम भी लिखना जरूरी है। कोई बताएगा रूल वाइज? ये अमाउंट बताना कितना था? 14,000। जरा रूल्स के लिहाज से बताओगे राजीव, एसेट इंक्रीज हुआ, क्या हमारे पास से, हमारे बिजनेस से कैश गया है? कुछ दिनों बाद जाएगा या कुछ दिनों बाद देंगे, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी। रूल्स के लिहाज से देखो, एसेट जब इंक्रीज हुआ डेबिट में लिखते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। रूल सामने लिख लेना पहले, इसके बाद साथ कॉपी कर लो पहले 4-5 ट्रांजैक्शन। और भाई जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा, इसलिए कि डेफिनेटली थोड़ा सा इट टेक्स टाइम ना। सोचो जरा पीआरसी के अंदर ये जो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस है और जो रूल्स है और जो डेफिनेशन है, ये 5-7 क्लासेस का कल एक दिन में करवा दिया था, इतनी तेजी से उधर इतना स्लो जाते हैं, जब जाके पीआरसी की कुछ स्ट्रेंथ में वो FAR 1 में आते हैं। तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको थोड़ा सा साथ ये करना पड़ेगा। कैश डेबिट कैपिटल, बैंक कैश, रेंट एक्सपेंस बैंक, परचेजेस कैश क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल, अकाउंट्स पेबल। रूल साथ लिखते जाना बेटा, रूल साथ लिखते जाना। क्लियर है? अभी फॉर द टाइमिंग तुम लोगों को मसला है, तुम लोग एक्सपेंस लिख दो, सही है? नहीं नहीं, एक्सपेंस होता है। जो चीज भी बेचने के लिए पहले खुद खरीदी जाए, क्या बोलेंगे? जो चीज भी बेचने के लिए पहले, तो पहले खर्चा करना पड़ेगा। इसकी नेचर की डेफिनेशन ये लिखी है बार बार। अभी थोड़ा सा ये बच्चा ही बोलता है यार सर एक्सपेंस का, अभी तुम लिख लो। असल में इनकम स्टेटमेंट में बात क्लियर होगी। अभी चलो लिख दो तुम लोग ना, एक्सपेंस लिख दो, लिख दो। अब फौरन एक सवाल आएगा, सर माल है लाखों रुपए का, मेरा जायदाद है इसलिए एसेट लिखवाया था। फिर बाद में जब इनकम स्टेटमेंट होती है तो उस वक्त समझ में आ जाता है कि बेचने के लिए खुद करा है, लेकिन लिख दो। चलो तुम लोग एक्सपेंस लिख दो, बिल्कुल। इसका असल में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट जरा आपके बराबर में सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो जरा बच्चे, शाबाश। 5th के बाद बेटा जो गुड्स आए थे ना, किसके पास से आए थे? 14,500 के उधार। स्टाफ ने चेक करे, उसमें से गुड्स क्या निकले? खराब, डिफेक्टिव। कितने की गुड्स वापस कितने की गुड्स खराब निकले? पैसे तो दिए ही नहीं माशाल्लाह, पैसे दिए बलोच को। और अपने जो है ड्राइवर को बोलेंगे 500 रुपए के माल जो लिया जाके देकर आ बेटा, शाबाश। मेरा सवाल है, और पीछे से एक फोन कर देंगे कि मेरा जो हिसाब है, जो मेरी लायबिलिटी है, सीधे हाथ से 500 रुपए कम कर दीजिए। बिजनेस को लोग बोलते हैं यार उधार बहुत चलता है, उधार बहुत चलता है। सबसे बड़ा रीजन ये भी है। क्या मतलब सर? एक्स्ट्रा बात है, हमारे टॉपिक से हटकर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सप्लायर से 5 लाख का माल लिया, सही है सर, कैश पे लिया, मैंने कैश पे ले लिया। अब उसने जब डिलीवरी करवाई तो उसमें से 1 लाख का माल उसने दिया खराब। फॉरेन स्टूडेंट काउंटर में बोलता है सर वापस कर देंगे ना? ले लेगा। वापस करने गए, 100 बिस्मिल्लाह ले भी लेगा। अब क्या हुआ, हमने कहा यार वो पैसे दे दो इसलिए कि, बोल सर वो पैसे तो हेड ऑफिस में चले गए आपके। तो
आपको तो माल ही वापस मिल जाएगा। अच्छा चलो माल दे दो, यानी गुड्स दे दो उसके। सर अभी तैयार नहीं है, जैसे ही आएंगे आपको फौरन भेज दूंगा। वो ना आते 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 2 महीने हो गए, लेकिन वो 1 लाख का माल नहीं आया। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ना करे वो खा जाएगा, हमारे पैसों से वो खेल रहा है, हमने तो पैसे दे दिए। तो नेक्स्ट टाइम हमें सबक अच्छा मिल गया, हमने लिया पहले ही उधार। अब इसमें से जितना भी रिटर्न करना है, जितना भी शोर शराबा कर ले वो, हमने रिटर्न कर लिया, पैसे तो दिए ही नहीं थे ना। सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट यही है, और हमारा यही काउंटर, हमारा कस्टमर ही हमारे साथ यही करता है। जो हम अपने सप्लायर के साथ करते हैं ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वही कस्टमर हमारे साथ करता है। अब ये देखो ना, अकाउंट पेबल हमने जो है फॉरेन से 500 रुपए के गुड्स उनको वापस भेज दिए। लाइबिलिटी क्या हुई? वेरी गुड बेटा। लाइबिलिटी, व्हेनेवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस इन द बिजनेस, डेबिट रिकॉर्ड। और हमारे पास से गुड्स चले गए, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा भाई यू हैव टू सपोज टू राइट परचेज रिटर्न। इसके साथ परचेज रिटर्न लिखोगे भाई। क्या लिखोगे? परचेज। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल, परचेज रिटर्न। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और एक्सपेंसेस कम हो गए। और जब एक्सपेंस कम होता है तो कहां पे लिखते हैं, जरा बता दो? क्रेडिट रिकॉर्ड। आज जरा नमाज पढ़ लें बेटा, तो इसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। ये इतना बना लो। एक काम ये कर लो, जब तक आप लोग ये सारे रूल्स को साथ साथ लिख लो, रूल्स को देख लो। पोस्ट रेफरेंस बाद में जनरल लेजर के लिए काम आएगा बेटा। अच्छा जी, सिक्स वाली एंट्री में हमने बलून से जो गुड्स खरीदे थे उसमें से 500 रुपए के गुड्स जो है हमने रिटर्न कर दिए। तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और एक्सपेंस में कमी हो गई, हमने वो गुड्स रिटर्न किए। आप पढ़े बेटा नेक्स्ट। नंबर 7, आपने गुड्स परचेज करे थे मिस्टर बलून से कितने के? 14,500 के। उसमें से गुड्स में से 14,500 में से कितने गुड्स वापस कर दिए आपने? 500 के। तो आपका बैलेंस कितना रह गया, जरा मुझे बताएगा? 14,000 का मेरा बैलेंस रह गया है। जब 14,000 का मेरा बैलेंस रह गया है, तो उसमें से हम कितने कैश पे कर रहे हैं? 3,000। सिर्फ 3,000 का हम कैश पे कर रहे हैं बलून को। तो 11,000 जो है ये एक एक्स्ट्रा बाद में काम आएगा। ये हमारा बैलेंस बचा है जो कि मिस्टर बलून को हमें देने हैं। लेकिन अभी हमने जो 3,000 पे करे, जरा मुझे बताओ क्या हमने जब 3,000 पे करे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। Whenever liabilities decreases in the business, debit record। तो आपने अकाउंट्स पेबल करके लिखा और नाम क्या लिखा? बलूच। कि हमने जो है 3,000 को पे कर दिए। आपकी लाइबिलिटी हो गई डिक्रीज और आपके बिजनेस से क्या चीज गई? कैश गया। तो आपके पास एक लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है और आपके बिजनेस से आपका कैश चला गया। तो एक लाइबिलिटी डिक्रीज हुई और एक एसेट डिक्रीज हुई। ये जरूर लिख लो भाई। स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो वेरी फर्स्ट टाइम डबल एंट्रीज बना रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप रूल्स लिखो, ये आप लोगों की वजह से लिख रहा हूं। अब देखो ये अगर तुम समझ लो इसका मैकेनिज्म तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। हमने गुड्स खरीदे मिस्टर ए से, मिस्टर बी से, मिस्टर सी से। पहली एंट्री बनेगी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट उधार पे। 14,000 हो, 14 लाख हो, 15,000 हो, 15 लाख हो। तो आपके पास ये परचेजेस की पहली एंट्री बन गई उधार पर। उसमें से लास्ट में कुछ गुड्स रिटर्न करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई और परचेज रिटर्न हो गया। फिर कुछ दिनों बाद हम जो है उस सप्लायर को कुछ पैसे भेजेंगे तो हमारी लाइबिलिटी फिर क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई।
अभी तक हमने ये 7 एंट्री, आप पढ़िएगा जरा नंबर 8। आसान है। क्या हुआ, मंथ ड्यू हुआ तो सैलरी देने का बोला बॉस ने, तो हमारे क्या बताओ सैलरीज की नेचर बताना। वेरी गुड बेटा, सैलरीज की नेचर। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो कहाँ पे लिखते हैं, यही आपको बस फ्रीक्वेंट वे में करना होगा। लेकिन पहला सवाल है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सामने रूल्स याद करने पड़ेंगे। नंबर 8, whenever expenses increases in the business, debit record कितना, how much, 2500। और बाई चेक है, कैश है, तो आपके पास एक एक्सपेंस आपका हो गया इंक्रीज हो गया, और एक एसेट आपका हो गया डिक्रीज। एक एसेट आपका इंक्रीज हो गया, एक एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ और कैश आपका डिक्रीज हो गया, एक एसेट डिक्रीज हो गया। चलो तुम पढ़ो जरा भाई, टर्न बाय टर्न एक की आ जाएगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नंबर 8 के बाद 9th। अब सारे स्टूडेंट इधर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, सारे स्टूडेंट जरा अंडरलाइन करो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो एक नई चीज, जब भी अकाउंटिंग में आपके पास लिखा, ये हैंडआउट के अंदर सारी चीजें लिख कर जाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेन से लिख के जाना। देखो जब भी लिखा हुआ है इशूड चेक, चेक दिया है ना, कितने का चेक दिया है, 8000 का, और कैश कितना दिया है, 2200, 2750। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब है कि उसका पूरा बैलेंस नील हो गया है। अब आपको सबसे पहले पेपर में ये बेतहाशा मर्तबा, पता नहीं कितनी मर्तबा रिपीट होगा, जितनी जल्दी सीख लोगे एट लास्ट सीखना पड़ेगा। हमने गुड्स उधार खरीदे थे बलोच से 14,500 के, रफ में तुम्हें बनाना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, इधर 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 14,500 के गुड्स खरीदे, उसमें से हमने कितने की गुड्स वापस कर दिया उसको, तो मेरा बैलेंस 500 रुपए कम हो जाएगा। मैं अब उसको 500 रुपए नहीं दूंगा। डेली लाइफ के अंदर जिस तरह से हिसाब किताब करते हो दुकान वालों से, 14,500 रुपए थे, 500 रुपए के गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, हम उसको इंटीमेट भी कर देंगे, यार मैं अब 500 रुपए आपको नहीं दूंगा, तो मैं आपको कितना बैलेंस दूंगा। उसने 2-4 दिन के बाद मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसको 3,000 रुपए दे दिए, और 3,000 जब दूंगा तो मेरा बैलेंस कितना रहा, 11,000। इधर तक क्लियर है सबके। अब इसके बाद वो कह रहा है कि थोड़े दिनों बाद वापस से बलोच का फोन आया, हमने उसको चेक दिया है कितने का। देखो जरा बेटा, देखो जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे, ये बैंक से आपने चेक दिया 8,000, जरा 11 में से 8 माइनस करो, अभी भी 3,000 का बैलेंस है, एंट्री पढ़ो, और 2750 दे रहे हो मेरे ख्याल से। देखो वो दे रहे हो कैश, वो क्या दे रहे हो, देखो इससे पता चला है बैंक अलग होता है, कैश अलग होता है। तो 2750 क्या दे रहे, आई मीन टू से 250 रुपए कम दे रहे हैं। ये कहलाता है, वेरी गुड बेटा, परचेज डिस्काउंट कहलाता है, जिसका दूसरा नाम, अभी इधर से आवाज आती है डिस्काउंट, दोनों नाम आने चाहिए। अच्छा इसको यूं समझ लो तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, परचेज डिस्काउंट इसका टर्मिनोलॉजी है, मिला तो कैश में डिस्काउंट है, लेकिन टाइटल क्या लिखेगा बेटा, परचेज डिस्काउंट है तो वो कैश डिस्काउंट ही। टाइटल गलत ना लिखना, ये सारे टाइटल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। एंट्री अगर गलत टाइटल से बनाओगे और खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सके तो वो फाइनल अकाउंट्स में तुम कैसे उसको ट्रांसफर करोगे। अब इस एंट्री को जरा सारे स्टूडेंट्स इधर देखना, मुझे बताओ, ये वाली एंट्री गुड्स हमने खरीदे थे, ये बन चुकी है, ये गुड्स रिटर्न कर दिए, ये बैलेंस बच गया था, फिर 3,000 रुपए की एंट्री बन गई थी, इधर तक बन गई है। हमारा बैलेंस कितना था जल्दी बताओ, उसमें से हमने बैंक चेक कितने का दिया, कैश कितने का दिया, टोटल हमारा बैलेंस कितना था 11,000। इधर चेक करिएगा, whenever liabilities decreases in the business, whenever liabilities decreases in the business, आगे नाम लिखा मैंने बलोच,
यानी कि लाइबिलिटी क्या हो गई बेटा? वेरी गुड। कितने से? पूरे 11,000। लाइबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई? पूरे। हितेश इधर देखो, बैंक से कितने पैसे गए? Whenever asset decreases in the business, उधर से रूल को भी चेक करते रहना। और सेफ से कितने पैसे निकाल के दिए? वेरी गुड बेटा। एक और एसेट डिक्रीज हो गया, कितने से? हमने पढ़ा है एवरी डेबिट मास्ट इक्वल टू एवरी। एक और बात सुनो, वेरी गुड बेटा, परचेज रेवेन्यू इंक्रीज। वेरी गुड। परचेज डिस्काउंट की नेचर क्या है? रेवेन्यू। अगर एक बात सुनो, अगर अभी बलोच जो है हमें डिस्काउंट नहीं देता तो हमें पूरे 3,000 रुपए देने पड़ते। बल्कि मैं तो यूं बोल रहा हूं कि हमारा बैलेंस कितना था जरा बताना? 11,000। मैं जेब में 11,000 रुपए लेके गया था, एक चेक बना के लेके गया था 8,000 का, और कैश लेके गया था 3,000, और सोचा उससे जाके बात करूंगा, क्या पता कुछ डिस्काउंट दे दे। वैसे तो बैलेंस कितना था मेरा? उधर जाके हमने कहा यार सारे सप्लायर डिस्काउंट देते हैं, तुम यार 1 रुपए का डिस्काउंट देते हो, तुमसे लाखों रुपए का माल खरीदते हैं, तुम डिस्काउंट ही नहीं देते हो। तो उसको हमने एक चेक दिया 8,000 का। हमने कहा यार इस दफा तो तुम कुछ भी डिस्काउंट दोगे जरूर। उसने कहा चलो एक काम करो, तुम 250 रुपए कम दो। हमने भी बैंक दिया 8,000 का, कैश कितने का दिया? और हमें कंपनी को फायदा हो गया, हमारे 250 रुपए कंपनी में बिजनेस में बच गए। समझ आई बात? एंट्री लिख लो जरा साथ, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। ये पूरी अकाउंटिंग में पता नहीं कितनी तादाद मरतबा। अब मुझे बताओ हिसाब किताब क्लियर हो गया सारा? कुछ दिनों बाद जाके बलोच से फिर 50,000 का माल खरीदेंगे उधार, फिर चेक होगा खराब होगा रिटर्न करेंगे, फिर थोड़ी दिनों बाद बलोच को कुछ पैसे दे देंगे, फिर बचेगा, फिर कैश और चेक देंगे और डिस्काउंट लेंगे, फिर हिसाब क्लियर, फिर 2 लाख का माल उठाएंगे। ये कयामत तक चलता रहेगा सीन पार्ट। अब बोलो एक्सपेंस अभी आएगा, आगे की बात नहीं पूछी यार। बिल्कुल मेरा बेटा, सेटलमेंट डिस्काउंट बोलो, कैश डिस्काउंट बोलो, लेकिन इसका अभी प्रॉपर नाम लिखना। और ये कंपनी के लिए क्या है? डिस्काउंट है या रेवेन्यू है? क्या है? जो इनकम स्टेटमेंट में बच्चे जाएगी। क्लियर हो रही है बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि ये उसने बोला होगा कि इस दिन आके दे दोगे तो शायद दे रहा हो, लेकिन अभी तो इसने बोला इन फुल सेटलमेंट अकाउंट है तो इतना लिखा है। कोई सवाल है बच्चे तो पूछ लो चारों में से। तुम चारों में से भाई एंट्री साथ लिखो, मेरे साथ लिखो। पहला ही सवाल मैंने, हालांकि ये सवाल मैं बहुत दिनों बाद पीआरसी में करवाते हैं, जिसमें पहले तो हम इक्विपमेंट ही खरीदते रहते हैं, फर्नीचर खरीदते थे, अल्लाह माफ करे सादी सादी एंट्री। अब इधर मसला ये है कि पहले ही जो है हमने एक एंट्री बना ली कि गुड्स खरीदे, उसको रिटर्न भी कर दिया, फिर पैसे भी दे दिए बेटा, और फिर फुल सेटलमेंट भी कर दिए। ये पूरा सेट तुम्हें जो है, एक परचेजेस खरीदी, कुछ रिटर्न करे, कुछ पैसे दे दिए, और फिर ये फुल सेटलमेंट हो गई। अब इसी तरह की सेल्स की आएगी, पूरा पेयर बनेगा सेल्स का। पहले ये एंट्री बना लो। क्लियर है बच्चे? रूल सामने याद कर लो, रूल सामने लिखोगे, रूल सामने रिफ्लेक्ट होने चाहिए तुम्हारे पहले दूसरे सवाल के अंदर। आ जाइए जरा, और ये आप बना लीजिएगा जरा रफ में। पता नहीं कितनी मर्तबा आपको जो है इस तरह की सेटलमेंट की अमाउंट्स को ट्रांजैक्शन से देख के प्लस माइनस करनी होगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है, कोई बहुत बड़ा कोई फॉर्मूले नहीं लगते, बस ट्रांजैक्शन देखते हुए चलना होता है कि भाई हमने 14,500 की हमारी लाइबिलिटी थी, 500 रुपए के हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, ये बैलेंस बच गया, फिर 3,000 दे दिए, ये बच गया, इसमें से बैंक दिया है, कैश दिया है, बाकी परचेज डिस्काउंट। दोनों टर्मिनोलॉजी याद कर लो, दोनों टर्मिनोलॉजीज याद कर लो। परचेज डिस्काउंट भी बोलते हैं और डिस्काउंट रिसीव भी कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िएगा जरा। तुम भाई पढ़ो, किसकी टर्न थी? तुम्हारी थी, पढ़ो उधर। ये 9th हो गई है, अब ये इधर से 10th से एंट्री स्टार्ट हुई है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, पढ़ो जरा।
सोल्ड गुड्स टू नवेद। चलो बिस्मिल्लाह करके पहली मर्तबा हमारे पास कोई कस्टमर आया है, बिस्मिल्लाह करी हमने जो कारोबार स्टार्ट करा था, गुड्स खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, पहली मर्तबा हमारे पास कोई कस्टमर आया है, तो हमने उसको गुड्स जो है वो उधार में बेचे हैं। अच्छा, ये बॉस के कहने पे ही बेचे होंगे डेफिनेटली, हम किसी को उधार कैसे बेचेंगे भाई? ये कोई बॉस का ही जानने वाला रिश्तेदार होगा जिसको वो उधार दे रहे हैं। तो अभी पैसे नहीं मिले, कुछ दिनों बाद मिलेंगे, बॉस हमें बोलेंगे हाँ इनको आप गुड्स दे दें कि आपको कुछ दिनों बाद पैसे देंगे। तो वो पैसे जो कुछ दिनों बाद मिलते हैं उसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट रिसीवेबल। ये बेताशा, ये दो चीजें पक्की कर लो ना, आधी अकाउंट में खत्म हो जाए, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेबल और अकाउंट पेबल का मतलब क्या हो? अकाउंट पेबल उधार, और अकाउंट रिसीवेबल जो लेने। अच्छा, रूल्स इधर लिख दो ताकि तुम्हें याद रहे। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे डेबिट रिकॉर्ड, और कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट रिकॉर्ड, और डिक्रीज होंगे तो डेबिट रिकॉर्ड। जरा मुझे बताओ, ये आगे नवीद नाम है ना, कितने गुड्स बेचे उधार? 17,200। और जब हम गुड्स सोल्ड आउट करते हैं उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में सेल्स कहते हैं, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। जो गुड्स सोल्ड आउट करे हैं, याद कर लो, वो उसकी नेचर आपके पास रेवेन्यू है। जरूर आपने उसको जो गुड्स बेचे उसके अंदर प्रॉफिट शामिल होगा। कोई बताएगा रूल्स के लिहाज से क्या हुआ? एक एसेट और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। एक एसेट इंक्रीज हुआ है कि पैसे आएंगे, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट पढ़ना भाई तुम 11th, गुड्स रिटर्न बाय। एक और भी इंग्लिश लिखना है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, एक ही बात होती है। गुड्स रिटर्न बाय नवीद लिखा है या क्या लिखा है? यानी जिनको गुड्स हमने बेचे थे, किसको बेचे थे? ये कस्टमर है। नवीद के आगे अंडरलाइन करके लिख लेना कस्टमर, नवीद के ऊपर अंडरलाइन करके हैंडआउट में लिख लेना कस्टमर है बेटा। तो 2-4 दिन के बाद नवीद जो है उसमें से कुछ पैसे वापस गुड्स वापस ले आया। अब मुझे बताओ, जब गुड्स वापस आए तो क्या कहलाएगा? वेरी गुड बेटा, सेल्स रिटर्न, जो आप पूछ रहे थे शायद, सेल्स रिटर्न। हमने गुड्स बेचे थे, रेवेन्यू बढ़ी थी, हमारी रेवेन्यू कम हो गई तो इसकी नेचर होती है एक्सपेंस। अभी मैं लिखवा दूंगा ये भी। सेल्स रिटर्न जो है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल सही है, एक ही बात है बच्चे। जब रेवेन्यू कम होती है तो वो क्या बनता है? एक्सपेंस। रेवेन्यू जब भी डिक्रीज होगी, रेवेन्यू जब भी, तो वो एक्सपेंस कहलाती है। अच्छा, एक और बात सुनो, सेल रिटर्न का दूसरा नाम? वेरी गुड बेटा, रिटर्न इनवर्ड्स। अच्छा, सेल रिटर्न कितने की गुड्स वापस कर दिए मिस्टर नवीद ने? ये भी वही बात कहेगा, 500-200। और हमें अकाउंट रिसीवेबल इतना नहीं मिलेगा, यानी कम मिलेगा। एक एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ, और हमारा एसेट डेफिनेटली जब पैसे देने आएगा तो 200 रुपए कम देगा। डेली लाइफ की जो प्लस माइनस करते हो, बस ये वही चीज है जो पान के खोखे वाला जो नहीं कागज पे लिख रहा होता है, सिगरेट के पीछे जो है ना डब्बे पे लिख रहा होता है, उसको प्रॉपर वे में इधर करने आए हो बस। लेकिन बस ये है कि वो छोटा सा हिसाब होता है, ये मिलियंस और बिलियंस का है। उसके कागज के ऊपर जो लिखा होता है वो सिर्फ उसी को समझ में आता है। अल्लाह ना करे उसकी मौत हो जाए तो सारे हिसाब किताब भी गायब हो जाएगा। और ये ऐसा लिखा है कि कोई आकर वापस से कंटिन्यू करे तो सारे हिसाब बता सकते हो, इसलिए आए हो इधर सीखने के लिए। इंटरनेशनल वाइड
यानी एक अकाउंटेंट अगर जॉब छोड़ के गया है तो ये थोड़ी है कि पूरी बिजनेस के सबके माफ और हमारे भी माफ, किसी का हमारे पास हिसाब नहीं है, कोई दूसरे अकाउंटेंट आ जाएगा उसको कैरी ऑन करेगा। तो वो कैसा प्रॉपर वे में बना हो कि आपको हर चीज समझ में आ रही हो, बस उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में सीखने के लिए अकाउंटिंग के लिए आए हो। नेक्स्ट पढ़ दो जरा भाई। Received check 500 and cash 7300 from Naveed full settlement of his चलो भाई, पहले हमने गुड्स बेचे थे मिस्टर नवीद को 17,200 के, उसमें से 2-4 दिन के बाद नवीद ने गुड्स रिटर्न कर दिए कितने के? चलो हिसाब बनाओ जरा मेरे साथ। 17,200 में से 200 रुपए के गुड्स वापस कर गया था वो। वेरी गुड बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ ली तो बेहतरीन हो जाएगा। 17,000 आ गया, एग्रीड। इसके बाद क्या हुआ, कितने के पैसे वो चेक दे रहा है? 9,500 का, 9,000 का चेक दे दिया उसने हमें। कितने बचे? 7,500 का बैलेंस बचा। कितना कैश दे रहा है? 8,500 भाई जो बोलोगे वो लिख दूंगा, कार्टून बोलोगे कार्टून लिख दूंगा, तुम मैच करो ना। 8,500 बचे। 7,000, 8,500 बचे। ये 7,500 है। लड़ लो पहले, लड़ लो, जब बच जाओ तो 7,500 का बैलेंस बचा, उसमें से 7,000, 8,500 पे इतना बड़ा वो डिस्काउंट समझ नहीं आ रहा था, हजम नहीं हो रहा था। कैश ही आ गया कितना? 200 रुपए का सेल्स डिस्काउंट, जिसको कहते हो डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउड करा है। हमारे कस्टमर ने भी बेहतरीन तड़ी लगाई है, भाई डिस्काउंट दो, नहीं दोगे तो बराबर वाले से खरीद लूंगा। अब माल देना पड़ा। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कोई बताएगा? वेरी गुड बेटा, कस्टमर रिटेन करने के लिए, गुडविल बनाने के लिए। नहीं दोगे बराबर वाला देगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जरा मुझे बताओ, इसके अंदर चेक कितने का आया है जरा बताना? 9,000। कैश कितना आया? वेरी गुड बेटा। सेल्स डिस्काउंट बहुत ही मुंह बना के तुमने दिया होगा, लेकिन देना पड़ेगा। कितने का? और हमेशा के लिए नवीद का बैलेंस हो गया खत्म। ये पूरे बन रहे होंगे कितने? 17,000 बन रहा होगा। एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। एक और बात, जो नए स्टूडेंट आए, बहुत सारे डेबिट हो, बहुत सारे, वो एक क्रेडिट के बराबर हो, ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। या एक डेबिट हो और बहुत सारे, लेकिन रूल ये है कि एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो तुमने एंट्री गलत बनाई है। इधर ऐड करो, यही बन रहा है 17,000। अच्छा, रूल्स के लिहाज से क्या हुआ? एक एसेट इंक्रीज हुआ, वो जो चेक दिया नवीद ने वो हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। कैश दिया, ये भी बिजनेस में बढ़ गया, ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, बिल्कुल सही है। और अब नहीं, एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट क्या हो गया? जरा सामने रूल्स की तरफ देखो। जब भी एसेट इंक्रीज होता है डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, जब भी एसेट इंक्रीज होता है डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। कभी जिंदगी में ऐसा कोई, पूरे सीए के अंदर कर लो, एसीसीए कर लो, आईसीडब्ल्यू कर लो, कोई भी फाइनेंस की फील्ड में चले जाओ, कभी भी नेवर एवर ये रूल्स की वायलेशन नहीं हो रही होगी। तुम्हें एंट्री समझ में नहीं आ रही होगी पेपर में, तो कभी कभार क्या होता है, टाइटल बहुत गलत गलत लिखते हैं बच्चे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ टाइटल ही आगे, फिर वो बोलेगा क्या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में क्या जाएगा, तो पहले ही प्रॉपर वे में लिखो। वो एंट्रीज बनाने के ऊपर है, और ये सबसे मेन चीज है बच्चे। ये एंट्री नंबर था 12। ये पहला सवाल ही जो है मिस्टर आगा वाला जो है, इसके अंदर तकरीबन सारी एंट्रीज पहले ही आ जाती हैं। 13 तुम पढ़ लो जरा भाई, है कोई? बिल्कुल लिख सकते हो।
तुम्हारे में दोनों आएंगे, पास पेपर देखना, डिस्काउंट अलाउड भी लिखा होगा, डिस्काउंट रिसीव भी लिखा और सेल डिस्काउंट भी लिखा होगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ दोनों चीजें तुमको याद होनी चाहिए, बस एक दफा याद रखने की बात है, मतलब कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। आपको टाइटल पता होने चाहिए और नेचर पता होनी चाहिए। पढ़ो भाई। हाँ भाई, रिसीव रेंट इन एडवांस। सबसे पहले तो मतलब बताओ, इंग्लिश सही कर लो। हमने दिया है, ये मिला है, मिला है। तो जब मिलता है तो वो क्या चीज होती है? इनकम, रेवेन्यू। हमने कोई प्रॉपर्टी जो है खाली थी वो उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे पैसे आए 15,000 रुपए पर मंथ है। 15,000 रुपए 3 महीनों के आए, कैश आ गया, कोई दो राय नहीं है। एसेट इंक्रीज हुआ या नहीं, पहले तो ये बता दो कितना। कोई भी ऐसी इनकम जो कि एडवांस में मिल जाए पहले से, वो कहलाती है, बिल्कुल इसको नाम अनअर्न्ड लिखो तो ज्यादा बेहतर है, प्रीपेड नहीं लिखना। प्रीपेड तो हम पे करते हैं, अनअर्न्ड रेंट है ना, अनअर्न्ड रेंट इनकम। कोई बताएगा अनअर्न्ड रेंट इनकम का मतलब? लायबिलिटी। कोई बताएगा ये लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? जैसे ही वो 3 महीने हमारे घर में रह लेगा। इसकी एक और एक्स्ट्रा बात बता दूं, जनवरी 1 को तुमने 3 महीने के लिए रेंट पे दिया अपना घर, 15,000 रुपए। 1 महीने का कितना हुआ? 5,000 हुआ ना। 1 महीने रह गया तो 1 महीने की अनअर्न्ड जो रेंट थी वो तुम्हारी 1 महीने की इनकम बन गई, लेकिन अभी भी 2 महीने की एडवांस है। बेशक तुमने वो पूरी खर्च कर दी हो, फिर दूसरे महीने और रह गया वो, तुम्हारी 2 महीनों की रेंट जो है इनकम बन गई है। लेकिन याद रख लो, जो भी इनकम तुम्हें एडवांस में मिलेगी वो क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। क्या कहलाएगी? एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट रिकॉर्ड, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिट रिकॉर्ड। जी बेटा बिल्कुल लग सकता है, कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है बच्चे। बस तुम्हें आना प्रॉपर चाहिए। एडवांस लिखो, एडवांस रेंट लिखो। अनअर्न्ड इसलिए लिखवाया ताकि टर्मिनोलॉजी में बच्चों को याद रह जाता है। अनअर्न्ड, ना कमाई हुई इनकम। अनअर्न्ड का मतलब क्या हुआ? जो अभी तक अर्न नहीं करी है, आपने अभी तक कमाई नहीं है। कभी कभार कुछ चीजें हम खुद अपने आसानी से लिखेंगे तो जल्दी से कॉपी कर है, वही रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक अर्न नहीं करी है। नंबर 14 पढ़ो भाई आप। बॉस ने बोला भाई 5,000 रुपए बैंक में जमा करवाइए, प्यून के जरिए आपने बैंक में जमा करवा दिए। कोई बताएगा क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट। गुड, ये 14th है। एक एसेट इंक्रीज हो गया और एक एसेट डिक्रीज हो गया। कितने? 5,000 रुपए जमा करवाए। चलो जरा लास्ट में बेटा, लास्ट में जो बैठे में, जरा तुम पढ़ दो भाई लास्ट 14 के बाद 15th। जरा गौर से वापस से पढ़ना भाई। विड्रू कैश फ्रॉम सेफ ना, कितना? 3,000 फॉर पर्सनल यूज ना। इसको पर्सनल यूज को अंडरलाइन करे सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं। पर्सनल यूज, इसके आगे लिखो ड्राइंग्स। ओनर जो अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए पैसे जो निकाल के जो विड्रॉ करके बैंक बिजनेस से जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। अब एक सवाल है मेरा, जितने भी चैंपियन हैं, नहीं बस ड्राइंग्स लिखोगे, विड्रॉल्स यही है, विड्रॉल तो लिखा हुआ आएगा। जरा बताओ ड्राइंग्स की नेचर क्या? एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी। एक पांचों में से कुछ भी नहीं है। जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसे विड्रॉ करता है उसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल। कॉन्ट्रा ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल को कम कर दे। कैपिटल नॉर्मली कहां पे रिकॉर्ड होता है? याद रख लेना, कैपिटल हमेशा कहां रिकॉर्ड होता है? एक ही कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का, वो है दैट इज ड्राइंग्स। पूरी जिंदगी भर याद रखना, ड्राइंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। याद कैसे रखना है?
कैपिटल जब इंक्रीज होता है, कैपिटल जब, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। जो चीज कैपिटल को कम कर दे, इसका क्या मतलब हुआ, बॉस ने आपको फोन करा यानी अकाउंटेंट को कि यार एक 20,000 रुपए जो है एनवलप में निकाल के रख देना, एक बात समझाने के लिए। क्यों? कि बच्चों की फीस भरनी है या जो है ग्रोसरी वगैरह जो अपने घर के जो है खर्चों के लिए लेके जा रहा हूं। तो आप सिर्फ ओके ही बोल सकते हो, ये थोड़ी बोल सकते हो बहुत अय्याशी कर रहा है, बड़े पैसे लेके जा रहा है। बॉस को ये तो बोल नहीं सकते कि क्या लगाया नहीं दे रहा, या जो कर सकता है कर ले। सिर्फ वो इंटरकॉम करता है कि भाई शाम में एक एनवलप में 50,000 रुपए निकाल के रख देना, जरा काम है। तो आपने ओके करना है, और दूसरा काम बहुत ही प्यार मोहब्बत से एक एंट्री बना लेनी है। वो क्या एंट्री बनानी है, ड्राइंग्स लिखोगे, कितना अमाउंट कितना है बताओ, और कंगला है बेचारा, और कैश ना, कैश से निकाले, सेफ से, और फिर बैंक से भी निकाले। दोनों चीजें ऑफिस यूज है ना, वो अलग है। इसमें लिखना अलग अलग बना दो, इतने हीरो नहीं बनो। जी जी मेरा बेटा सब पता है, बहुत शुक्रिया। कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल, आगे जो एंट्रीज होंगी ना सारी तुम लोगों से पूछूंगा, अभी तो थोड़ा सा काफ से कच्ची है ना। नहीं नहीं, इसी एंट्री को अलग से बनाओ 15 को, सेफ से निकाले फॉर ऑफिस यूज ना। कैश डेबिट, हाँ मेरा बेटा क्या क्या बोलते हो तुम लोग, अजीब इंग्लिश पढ़ते हो, अल्लाह माफ करे। बैंक से निकाले तो रास्ते में छोड़ के आ गए पैसे, बैंक से निकलवाए पैसे, तो कहाँ आएंगे पैसे, बिजनेस में आएंगे ना। कितने, दोनों को बिल्कुल इत्मीनान से अलग अलग एंट्री बनाइएगा। एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक एसेट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब जरा सुनना बेटा। 15, आप अकाउंटेंट है, आपने सेफ खोला, सेफ में पैसे नहीं थे। बिजनेस को रन करने के लिए थोड़े बहुत पैसे होना जरूरी है। जैसे ही बॉस को आपने कैशियर हो, आपने कहा भाई 1 रुपया भी नहीं है, अभी कोई आएगा कोई पैसे मांगेगा, कुछ छोटे मोटे कोई विजिटर्स आ गए, कुछ है, कोई रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है। आपने फौरन ही एक चेक बनाया, बॉस से साइन करवाए, और प्यून को बोला जाके पैसे लेकर आओ बैंक से। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए, लेकिन अभी यूज नहीं करें, सिर्फ सेव से जो है बैंक से निकाल के ऑफिस में आ गए। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, नंबर 15। समझ आई बात? ये वाले में क्या हुआ था 15 में, इसमें ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे कैश से यानी सेफ से, और जब सेफ में हो गए पैसे खत्म, तो फिर बैंक से निकलवाए ऑफिस यूज के लिए, अभी यूज करा नहीं है। तुम पढ़ना भाई बराबर में, ये अब तो आसान है, पेड सैलरीज एंड, ऐसी तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो तुम एडवांस में देते हो, उसको अकाउंटिंग में लिखा जाता है प्रीपेड के नाम से, और फिर उस नाम को लिख देना प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड यूटिलिटीज, और कैश पे करा है। अमाउंट बताइएगा, हालांकि आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, अभी से आपने एडवांस में पेमेंट दे दी है। प्रीपेड की नेचर होती है एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। आप पढ़ दें एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 16 के बाद। अब ये जरा मुझे बताओ, इसकी इंग्लिश, इंग्लिश बड़ी प्यारी है तुम लोगों की, मैंने देखा। गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स एंड इशूड, फौरन ही चेक इशू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने लिख लिया बेटा इधर,
ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया बेटा? नहीं, ये वाला इस तरफ वाला। जरा पढ़ना वापस से, ट्रांजैक्शन पढ़ना। नंबर 17। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? परचेजेस। कितना अमाउंट है? और फौरन ही सेम टाइम में हमने उसको चेक बना के दे दिया। वेरी गुड। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ। वो बैंक से जाके 5,000 रुपए निकाल लेगा सप्लायर जो भी है जिससे गुड्स खरीदे। आप पढ़िएगा, ट्रांजैक्शन है आपके पास? हैंड आउट नहीं है? चलो तुम पढ़ो भाई। नंबर 17 के बाद 18। अब इसमें क्या मैंने इंडिकेशन करने की कोशिश करी है कि फॉरेन अल्टीमेट पैसे मिल रहे बच्चे। सारी ट्रांजैक्शन जल्दी देख लोगे तो जरा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन में जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, वापस से पढ़ना। सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक। चेक मिला है, चेक कहां पे जमा होगा? बैंक में, बिल्कुल सही है। एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट रिकॉर्ड कितना है? और क्या हुआ है कोई बताएगा? वेरी गुड बेटा, रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। एक एसेट इंक्रीज हुआ और कंपनी की रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। एक एसेट भी इंक्रीज हुआ है और एक रेवेन्यू भी। तुम पढ़ो भाई बराबर में। 19 है। भाई हुआ ये कि बिजनेस में पैसे बिल्कुल हो गए खत्म, और यूं समझ लो बैंक में भी अब पैसे ना होने के बराबर है। तो आप ये जाके किसको बात बताओगे? अब्बू को, मतलब ओनर। जाहिर सी बात है, बिजनेस में पैसे हो गए, सेफ में पैसे ही नहीं है, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है। तो आप तो खुद एम्प्लॉय हो यार, सैलरीड पर्सन हो। तो आपने बॉस को बताया तो बॉस ने क्या करा? वो काले चोर से लाया, और नन ऑफ आवर बिजनेस ना, वो 35,000 रुपए, कितने लाए? 35,000 वो ला के आपको दिए। तो वापस से वो वेरी फर्स्ट एंट्री आ गई बेटा, जो आपने वेरी फर्स्ट टाइम बनाई थी। सबसे पहली एंट्री देखना, जब वो वेरी फर्स्ट टाइम पूरी कैश डेबिट हुआ था और कैपिटल क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री बेटा, सबसे पहली फर्स्ट कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। कितने से? कोई बताएगा? इससे एक एसेट इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ। एक एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल ट्वेंटियथ पढ़ना है भाई, 20th है, पढ़ो। वाह भाई वाह, ओनर ने क्या करा है? अपनी बीवी के लिए क्या लिया है? जहाज खरीद ले, मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर खरीद दे। माशाल्लाह, एक बच्चा क्या एंट्री बना के है, गोल्ड रिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर मुझे वाकई लगा यार सही एंट्रियां डालते हैं ये लोग। एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको, सीए का कोई हक नहीं है साले को। उसने अपनी बीवी के लिए क्या खरीदा है? भाई हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, वो अपनी बीवी को कुछ भी दिलाए भाई, तुम्हें क्या मसला है? आप उसकी ट्रांजैक्शन बनाओगे, ड्राइंग्स। आगे देखो, एक सवाल दूंगा, उसके अंदर ओनर ने अपने पूरे मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, तो मेडिकल टेस्ट डेबिट नहीं कर देना, ड्राइंग्स होगा। ओनर ने अपने बीवी को गाड़ी दिलाए, हेलीकॉप्टर दिलवाए, गोल्ड रिंग दिलवाए, ड्राइंग्स डेबिट। कितना है भाई? 6,000 और कैश क्रेडिट बेटा, गुड। कितना? 6,000
ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रा कैपिटल, बिल्कुल सही है बेटा। और ये हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है और एसेट डिक्रीज हो गया। 21 है, जरा देखो, अब जरा गौर से सुनो भाई। सबसे पहले क्या करना है, वो इसमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम आज अकाउंटिंग बनाई थी, ये एंट्रीज 1 2 3 4 5, लेकिन लग तो यही रहा था। नहीं नहीं अच्छी, ये ऐसी बात नहीं है। अब मैं कुछ सवालात दे रहा हूं बेटा, जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम बनाई है ना, वो पेंसिल से बना लीजिएगा, बेशक गलत बनाना, लेकिन बनाना जरूर यार प्लीज। बम से नहीं उड़ा दूंगा, अल्लाह ना करे ना। गलत हो गए उसको सही कर लेंगे, लेकिन जो समझ में आए, आधी एंट्री आए ना, आधी डेबिट लिख देना। डेबिट समझ में आए डेबिट लिख देना, क्रेडिट समझ में आए क्रेडिट लिख देना। बस यूं प्रॉपर वे में बनाना। 2 एंट्रीज है, अच्छा कोई 1-2 एंट्री आई, तीसरी नहीं आई, 2 लाइनें छोड़ देना, चौथी बना देना। अल्लाह का वास्ता है, पूरा सवाल छोड़ के नहीं आना कि सर आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, प्लीज। ये एक रिकमेंडेशन है कि भाई कर लेना तो जल्दी आ जाएगा समझ में। सवाल कौन से हैं, क्वेश्चन जिसके अंदर इस तरह के कंप्रिहेंसिव, जरा मैं बता रहा हूं, वो जरूर करने हैं। सबसे पहले तो एक आसान सा करना, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 6 होगा, नहीं नहीं यार इतने से कहाँ, कल 3 तो करो एटलीस्ट यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, 5 और 7 कर लो, 5 6 और 7, 5 6 और। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, रूल्स याद करना बच्चे। सबसे पहले रूल्स याद करना। आपने पहले बनाई हुई एंट्रीज, तो जरा सा इनको देख लेना, सीधे और उल्टे हाथ वालों दोनों को। आपने बनाई हुई थी पहले, समझ में आया बच्चे? हाँ बेटा बोल। इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड,